प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की फ्रांस यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री आज पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम भी है। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे और डिनर में सम्मिलित होंगे। वहीं कल एआई शिखर सम्मेलन होगा। कल प्रधानमंत्री फ्रांस के शहर मार्सेल भी जाएंगे और नए कॉन्सुलेट का उद्घाटन करेंगे। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मजारगिस में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। 12 फरवरी को ही पीएम फ्रांस से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। फर्स्ट पोस्ट और फ्रांस टीवी के साथ बातचीत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो एआई समिट में पीएम मोदी के साथ टेक सॉवरेनिटी पर बात करेंगे। साथ ही अमेरिकी और चीनी एआई मॉडल्स पर निर्भरता कम करने पर भी जोर देंगे। If you depend on others to produce medicine or technology, then things can go wrong. So we need that partnership because we have shared interests and because we have the same worldview, focused on friendship and also interests. So together we will develop technological sovereignty. We want to train our talent that they can go abroad, but they should also be at home. And we want to create data centers in India and in France. और पलकी शर्मा हमारे साथ जुड़ी गई है सीधा फ्रांस से, मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट पोस्ट की। पलकी, एआई समिट में किन मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है? जी, ये तीसरी एआई समिट है। पहली ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, दूसरी साउथ कोरिया में। और इस समिट में जो मूड है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि अचानक अमेरिकी मॉडल्स दुनिया पे हावी होने की कोशिश कर रहे थे। वहीं चाइना ने डीप सीक लॉन्च किया, तो काफ़ी इंटरेस्ट है। बड़ा मार्केट एआई बनता जा रहा है। पहला मुद्दा होगा निवेश का, कि पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा लगाया जाएगा। अमेरिका इसमें लीडरशिप बनाए हुए था। 2023 में काफ़ी पैसा उन्होंने लगाया। अभी कुछ ही दिन पहले स्टारगेट का अनाउंसमेंट किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। कल हमारे इंटरव्यू में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने बताया कि यूएई फ्रांस में $109 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। तो निवेश एक बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा मुद्दा मेरे हिसाब से रेगुलेशन होगा, क्योंकि एआई का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, जिस रेट पे अडॉप्शन हो रहा है, उस रेट पे कोई लीगल फ्रेमवर्क्स नहीं है कि कैसे उनको रेगुलेट किया जाए, कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जाए। ये सारी बातें जब दुनिया भर के नेता और टेक लीडर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो रेगुलेशन की बात मेरे ख्याल से ज़रूर आएगी। और तीसरा जो मुद्दा आपने अपने दर्शकों को दिखाया, वो छोटा इंटरव्यू का क्लिप, टेक सॉवरेनिटी की बात, हमने ये प्रेसिडेंट मैक्रों से भी पूछा कि क्या ये जो पार्टनरशिप है इंडिया और फ्रांस की, ये एआई के क्षेत्र में एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि एक पोल जो है वो है अमेरिका, दूसरा पोल है चाइना, और जो बाकी देश हैं वो अब इस कोशिश में लगे हैं कि किस तरह कम पैसे में, कम एफर्ट में और कम समय में हम अपने मॉडल्स बनाएं। तो दुनिया इसी डायरेक्शन में अब बढ़ रही है कि लोगों को अपनी एआई टेक्नोलॉजी चाहिए, एआई के फील्ड में आत्मनिर्भरता चाहिए, पर चिप्स का कंट्रोल अमेरिका के पास है। तो किस तरह से ये सब देश मिलके टेक सॉवरेनिटी की बात करेंगे और थर्ड फ्रंट बना सकते हैं, उस पर भी मेरे ख्याल से चर्चा होगी। रहने वाला है ये एआई के लिहाज से। लेकिन ये बताइए कि मोदी मैक्रों मिलेंगे और भारत फ्रांस के बीच जो बातचीत होगी, क्या कुछ ठोस करार भी सुनने को मिल सकते हैं? जी, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। कल प्रेसिडेंट मैक्रों से जब हमने पूछा कि एशिया में फ्रांस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर कौन है उनके हिसाब से, तो उन्होंने भारत का नाम लिया। और ये मैक्रों और मोदी की जो पार्टनरशिप है, का जो बॉन्ड है, काफ़ी साल से हम देख रहे हैं। 2015 में सोलर अलायंस उन्होंने लॉन्च की। अब एआई के क्षेत्र में एक तरह की अलायंस बनाने की बात है। तो इस पर कुछ चर्चा हो सकती है। उन्होंने भारत को ट्रेनिंग का सुपर पावर कहा, तो एआई ट्रेनिंग पे कुछ अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस
फ्रांस जो पार्टनरशिप है, फ्रांस तीसरा बड़ा सोर्स है डिफेंस सप्लाईज का इंडिया के लिए, तो काफ़ी रिलायबल पार्टनर भी रहा है। रफाल हमने उनसे लिए हैं, अब नेवी के लिए भी रफाल लेने की बात हो रही है, स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बात हो रही है। वहीं जो इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स अब पावर जनरेशन के लिए इस बजट में आपने देखा होगा, तो फ्रांस से उस मुद्दे पे भी कुछ चर्चा और शायद कुछ डिसीजन आ सकता है। इसके अलावा मार्से जाएंगे दोनों नेता। मार्से स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। जो कॉरिडोर हम बनाने की बात कर रहे हैं भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक आने की, वो कॉरिडोर मार्से पे एंड करेगा। तो हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट है फ्रांस के लिए वो शहर, और भारत का अब एक कॉन्सुलेट वहाँ बनेगा, तो उस पर काफ़ी जोर है दोनों तरफ से, उसके ऊपर काफ़ी फोकस है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पूरा दौरा जो है प्रधानमंत्री का फ्रांस का, उसका खाका आपने खींचा हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पीएम मोदी फ्रांस में एआई समिट के बाद अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वहीं उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में अमेरिका से ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ट्रंप बाजार में आपूर्ति बढ़ाने की बात कह चुके हैं और ये एक अच्छा संकेत है। I'd be surprised if sourcing of energy from the US does not figure in the talks. I'd be surprised. I mean, it's something in the natural, discussion. I'm very fond of saying, when I was Joint Secretary on the Americas desk, if somebody had told me we will buy even $1 billion of energy from there, I would have maybe been surprised. Today, we're buying $20 billion worth. And with President Trump saying that he wants to see global prices come down, with President Trump saying that he wants more and more energy to come onto the market, I mean, for countries like India, that's a very positive development. इधर परीक्षा पे चर्चा के 8वें एडिशन में आज प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को गोल्डन टिप्स दिए। इस बार परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ खुले पार्क में और पेड़ों की छांव में बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पेरेंट्स और टीचर्स को सलाह दी कि वो बच्चों की भावनाओं को समझे, साथ ही बच्चे देखा देखी में ना पड़ें और अपने लिए ऐसा टारगेट बनाएं जो पहुंच में हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे अपनी सेहत पर खास ध्यान रखें, तनाव कम करने के लिए अपनी भावनाओं को माता पिता को बताएं। मैं अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता हूँ, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक एक बार एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज में लिख कर और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूँगा, 3 काम तो सभी को करूँगा, अब फिर दूसरे दिन मार कीजिए मैंने किए नहीं। क्या होता है, हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते हैं, और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगाते। सही बात है। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। ये समझता क्या है, ये ज्योग्राफी को दिमाग में क्या भरा है, ये ज्योग्राफी मेरे शरण क्यों नहीं आ रही है, मैं ज्योग्राफी को पराजित करके रहूँ, ऐसा मन में एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। मैथमेटिक, अरे तू समझता क्या है, आजा मेरे साथ मुकाबला कर ले, अब लड़ाई शुरू करें। मन में एक भाव विजेता होना है, मुझे शरणागति नहीं स्वीकारनी, मुझे झुकना नहीं है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं, कितने लोग हैं? सर सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड चीयर करते हैं। सिक्स, सर कोई कहता है फोर, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है, आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? बॉल को देखते हैं। अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? आउट। इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं
आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। संगम में स्नान के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने लेटे हनुमान जी के भी दर्शन किए। राष्ट्रपति ने सरस्वती कूप और अक्षय वट के भी दर्शन किए। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। महाकुंभ का आज 29वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कुंभ में स्नान कर चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज में माघ पूर्णिमा से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस जन सैलाव से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतर गई है। सड़कों पर भयंकर जाम है। प्रयागराज को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर गाड़ियों का लंबा रेला लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा और जबलपुर में कुंभ जाने के लिए गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की टीम लगातार मुस्तैद है। सड़कों पर लगे भीषण जाम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। संगम की रेती पर होने वाले महाकुंभ को लेकर जो स्नानार्थी हैं उनमें उत्साह लगातार बना हुआ है और हमारी मौजूदगी इस समय अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर है और आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस कदर है और लगातार जो हजारों की संख्या में वाहन है वो प्रयागराज अयोध्या हाईवे से होकर गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वाहनों की एक लंबी कतार है वो हाईवे पे लगी हुई है। इस समय हम भोपिया मऊ क्रॉसिंग के पास मौजूद हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में कतारबद्ध तरीके से बस है, कार है, ये सब खड़ी हुई है और लगातार कछुए की रफ्तार से ये गाड़ियों की चाल आगे बढ़ रही है। तो महाकुंभ को लेकर जो स्नानार्थियों का उत्साह है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। हालांकि कोई स्नान नहीं है, अमृत स्नान बीत चुके हैं, लेकिन जो रेला है श्रद्धालुओं का वो लगातार उमड़ रहा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। पुलिस प्रशासन लगातार यह प्रयास कर रही है कि जो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु हैं वो जाम में ना फंसे, उनकी जो यात्रा है प्रयागराज तक पहुंचने की वो सुगम हो सके। लेकिन वाहनों का इतना दबाव है कि यहाँ पर लगातार गाड़ियों की कतारें जो है लग जा रही हैं। आपको फिर एक बार हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से हजारों वाहन भोपिया मऊ रेलवे क्रॉसिंग के पास जो है फंसे हुए हैं। जैसे ही क्रॉसिंग बंद होती है 1 मिनट में सैकड़ों वाहनों की कतार लग जाती है। और अब जरा सीधे चलते हैं प्रयागराज, जहां आलोक शुक्ल हैं हमारे साथ। आलोक, बताइए प्रयागराज से क्या संदेश है? बहुत सारे लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं, तो अभी वहां स्थिति क्या है? देखिए मनोज, यहाँ स्थिति ये है कि लगातार श्रद्धालुओं का आना यहाँ जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और लोग चाहे वो महाराष्ट्र से हो या दक्षिण भारत के कोने से हो या उत्तर पूर्वी भारत से हो या कहीं से भारत के किसी कोने से हो या विदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं और व्हीकल का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण चारों तरफ यानी प्रयागराज की जो पेरिफेरी है, अगर हम बात करें चाहे वाराणसी की तरफ से, भदोही के आसपास, मिर्जापुर की तरफ से या फिर रीवा की तरफ से या चित्रकूट की तरफ से या रायबरेली की तरफ से, प्रतापगढ़ की तरफ से, चारों तरफ वाहनों का रेला लगा हुआ है। वाहन चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और अभी जब लगभग 7:15 बज रहे हैं तब भी श्रद्धालुओं का तांता टूट नहीं रहा है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं और कितने जाम की स्थिति है। हालांकि शाम को प्रशासन ने प्रयागराज शहर की एक वीडियो जारी की है जिसमें वो बता रहे हैं, उसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाम नहीं लग रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मैं कल की बात करूं और आज की बात करूं, जो भी जाम में फंसा वो 2 किलोमीटर की दूरी 2 से 3 घंटे में पूरा कर पाया। अगर यहाँ तमाम श्रद्धालु भी हैं उनसे भी बात करें, जाम की क्या स्थिति रही जब आप आ रही थी? जाम की स्थिति तो देखिए मैं कह सकती हूँ, हमें जहाँ एक दिन में आना था तो हमें वो डबल टाइम लगा, लेकिन धर्म की आस्था ऐसी है कि हमें डबल क्या 4 दिन भी लगते तो हम डटे हुए थे और हम जरूर से आते और हम आ गए। हर हर महादेव। जी जाम की क्या स्थिति है? जब आप आ रही थी तो जाम लगा था, नहीं लगा था? हम लोग सभी साथ में आए थे और सेम जी आलोक, तो जाम की स्थिति गहराती जा रही है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं खबर में आगे।
समय रैना का शो इंडियाज गॉट लैटेंट परेशानी में आ गया है। माँ बाप और महिलाओं पर भद्दे कमेंट के मामले में यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस अपूर्व मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट लैटेंट के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट आशीष राय की शिकायत के बाद मुंबई के खार थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि रणवीर अलाबादिया ने लेटेंट के एपिसोड में माता पिता के संबंधों पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। इस पर सोशल मीडिया पर खूब बवाल भी मचा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भद्दे तरीके से शो को चलाना बिल्कुल गलत है। सबकी मर्यादाएं हैं, अगर उनको कोई पार करेगा तो कार्रवाई। बहुत भद्दे तरीके से शो को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और भद्दे कमेंट को लेकर बवाल बढ़ा तो रणवीर अलाबादिया ने माफी भी मांग ली है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. और अब बात करते हैं आज के बाजार की। बाजार में आज चौतरफा हाहाकार देखने को मिला। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 548 पॉइंट गिरा, निफ्टी 178 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली रही। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। डिटेल्स बता रही कंचन नौटियाल। मेजर इंडाइसेस के साथ साथ अगर बाकी के इंडाइसेस भी देखें तो हाल इसी तरीके का था। यहाँ पे बियर्स का जो जोश था वो जोरों शोरों से दिखाई दे रहा था। ट्रम्प की कमेंट्री के बाद मेटल्स में तो काफी ज्यादा पेन रहा। लेकिन अब बात करते हैं निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से थे। कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पे थोड़ी बहुत हमें तेजी देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग पॉकेट आप देखिए, ट्रेंट में 5%, पारग्रिड 0.25%, टाटा स्टील 3% और टाइटन में भी करीब करीब 3% की गिरावट आज के सत्र में रिकॉर्ड की गई है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बढ़ने वालों में पेज इंडस्ट्री, एस्कॉर्ट कुबोटा, सोलर इंडस्ट्री और कमिंस में एक हल्की फुल्की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में अगर देखेंगे तो एल्केम लैब में करीबन इसके नतीजे आए थे, नतीजों के बाद नंबर्स में पेन दिखाया, 7% की गिरावट। भारतीय एक्साकॉम नतीजे अच्छे आए थे लेकिन उसके बाद भी बाजार ने इसे रिवॉर्ड नहीं किया है। मैक्स हेल्थ केयर 6.5% और डिलीवरी के जो नंबर आए हैं आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आए थे, लेकिन आज नंबर्स में रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। 6.5% की यहाँ पे भी गिरावट देखी गई है। बेसिकली जो एंटिसिपेशन लगाई गई थी वहां से नतीजे जो हैं वो कमजोर है, लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड समझे तो डेफिनेटली एक पेन तो रहा है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर शो का उद्घाटन किया। 14 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो की थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। दुनिया भर के देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार 2 देशों के 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट भी दिख रहे हैं। रूस का सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट और अमेरिका का F-35 भी एरो इंडिया में शामिल हुआ है। भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट 13 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। इससे पहले कल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने येलहंका एयरफोर्स स्टेशन से LCA तेजस में उड़ान भरी थी। ये पहली बार है जब 2 सेनाओं के प्रमुखों ने एक साथ स्वदेशी फाइटर जेट से उड़ान भरी। CNBC आवाज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन गडकरी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में मदद करने वालों को मिलने वाले रिवॉर्ड को 5,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो नागपुर के किसानों को स्पेन तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।
हम लोग नागपुर में ये जो वरुण मोर्शी एरिया है, इसको कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया कहते हैं, इतना अच्छा है वो। तो वहाँ पानी का वाटर कंजर्वेशन के भी काम हम कर रहे हैं। और ये जो हमारी नस्ल है, कलम है, तो जो टैंगो करके स्पेन का जो संतरा है, उनका पर एकड़ उत्पादन 30 टन है और हमारा पर एकड़ उत्पादन 12 से 15 टन है। तो हम वहाँ के संतरे को लाकर क्वालिटी में थोड़ा स्वीटनेस भी बढ़े, टेस्ट भी अच्छी हो और प्रोडक्टिविटी 30 टन तक जाए, इसके लिए मैं किसानों को लेकर 18 तारीख को स्पेन में जा रहा हूँ, इसी महीने में। और हम लोग निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है कि इसके कारण हमारे संतरे की डिमांड बढ़ेगी और संतरे का क्षेत्र बढ़ेगा और संतरा भी हमारे लिए विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सर, मोटर व्हीकल एक्ट में आप रिफॉर्म कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता सकेंगे? नया बिल हम लोग जल्दी ही तैयार करके अब कैबिनेट के सामने लेकर जा रहे हो और पार्लियामेंट के सामने अगली बार निश्चित। क्या होगा सर उसमें लोगों के लिए? उसमें अभी मेरा बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी कैबिनेट ने अप्रूवल करने के बाद ही वो हम लोग पार्लियामेंट पर, काफ़ी बड़े रिफॉर्म है जिसके कारण जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर, आप सड़क दुर्घटनाओं पे काफ़ी चिंता व्यक्त करते आ रहे हैं और ये भी एक सुझाव आपने भी दिया था कि जो लोग मदद करते हैं उनको थोड़ा जो हम एक तरह से रिवॉर्ड कर सकें, उस पर भी काम हो रहा है? उसको हमने राहवीर कहा है। जब एक्सीडेंट होता है और उसकी जो मदद करता है उसको राहवीर हमने कहा है और उसको 5,000 का अवार्ड देते थे, वो 25,000 किया है जी। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि देश में 1,80,000 मौतें होती है, पर एक्सीडेंट होने के बाद हमने अगर तुरंत अस्पताल उनको पहुँचाया तो 50,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो मदद करें और बाद में हमने उसके साथ एक कैश ट्रीटमेंट भी स्पेशल स्कीम शुरू की है, जिसके कारण 7 दिन का खर्चा या 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम हम मदद करेंगे किसी भी हॉस्पिटल के बिल के लिए और लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। ये भी हमने निर्णय किया है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने नया स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया है। स्पोर्ट ड्रिंक को स्पिन के जादूगर और क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर बनाया गया है। मार्केट में मौजूद अन्य स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के मुकाबले स्पिनर की कीमत काफ़ी कम रखी गई है। स्पिनर को केवल 10 रुपये में खरीदा जा सकता है। कंपनी का दावा है कि अगले 3 साल में स्पोर्ट ड्रिंक्स का मार्केट $1 अरब का हो जाएगा और स्पिनर इस मार्केट का बड़ा खिलाड़ी साबित होगा। स्पिनर ने इंडियन क्रिकेट लीग यानी IPL की कई टीमों के साथ साझेदारी कर ली है। इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस साझेदारी से क्रिकेट के दीवानों के बीच स्पिनर का क्रेज बढ़ेगा। स्पिनर नींबू, संतरा और नाइट्रो ब्लू जैसे 3 फ्लेवर्स में उपलब्ध है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, लेकिन इसके ड्राइवर कौन होंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। क्या सीएम फेस पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही बीजेपी दिल्ली में भी सरप्राइज देखने को मिलेगा या कुछ और तय है? वैसे सीएम के संभावित नामों की लिस्ट में टॉप पर परवेश वर्मा का नाम है, जिन्होंने इन चुनाव में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी है। वहीं इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महिला उम्मीदवार रेखा गुप्ता, धाकड़ विधायक विजेंद्र गुप्ता, पंजाबी चेहरा मनजिंदर सिरसा और पूर्वांचली मनोज तिवारी जैसे दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या यहां भी सरप्राइज सीएम होंगे? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।